Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कूलॉम के नियम को पढ़ने से पहले न्यूटन का नियम जानना आवश्यक है। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अर्थात न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहां पर m1 m2 द्रव्यमानों के गुणनफल तथा r द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। तो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे कूलॉम महोदय ने भी इसी से मिलता जुलता एक नियम दिया जिसे हम कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। तो कूलॉम के नियमानुसार यदि हमारे पास Q1 और Q2 आवेश वाले दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। इस वैद्युत बल को Fe से व्यक्त किया गया है, जहां पर Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्लियर है? कूलॉम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिर से समझिए, कूलॉम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि इन दोनों इक्वेशन को मिलाया जाए तो Fe अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर प्राप्त होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेंगे तो Fe बराबर k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर प्राप्त होगा, जहां पर k एक समानुपाती नियतांक है। क्लियर है? k एक समानुपाती नियतांक है। प्रयोगों के आधार पर k का मान 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। यहां से अगर k का मान निकालें तो देखिए k बराबर हो जाएगा Fe इंटू r स्क्वायर अपान Q1 Q2। सिंपल सी भाषा में k का मान निकालने के लिए बाकी राशियों को बराबर के उस पार भेज दिया। जो अपान में था वह इनटू में हो जाएगा, जो इनटू में था वह अपान में हो जाएगा। तो हमें k बराबर Fe इंटू r स्क्वायर अपान Q1 Q2 प्राप्त हो गया।
अपनी सुविधा के लिए हम k बराबर 1/4πε0 रखते हैं। क्लियर है? यह फार्मूला तब लगेगा जब दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में स्थित हों। यदि ये दोनों पिंड निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में स्थित होंगे तो वैद्युत बल Fe बराबर हो जाएगा, आगे यदि k का मान 1/4πε0 रख दें तो Fe बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब दोनों आवेश निर्वात में स्थित हों। और ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षी होगा और यदि Q1 Q2 में से कोई एक निगेटिव है तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षी होगा। सिंपल भाषा में सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा जबकि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होगा। यदि Q1 Q2 निर्वात में स्थित न होकर किसी माध्यम में स्थित हो तो Fe बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू k Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये कैपिटल के परावर्तकांक है। क्लियर है? जो माध्यम पर निर्भर करता है। अगली हेडिंग है के का विमीय सूत्र। हम जानते हैं के बराबर Fe इंटू R स्क्वायर अपान Q1 Q2 होता है। तो यहां से यदि हम के का मात्रक लिखेंगे तो के का मात्रक बराबर हो जाएगा Fe का मात्रक न्यूटन, R स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर अपान आवेशों के गुणनफल का मात्रक कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो हमें के का विमीय सूत्र निकालना है। हम लिख सकते हैं के का विमीय सूत्र बराबर Fe इंटू R स्क्वायर अपान Q1 Q2 का विमीय सूत्र। क्लियर है? तो अगर इसको आप लोग लिखेंगे तो ये प्राप्त होगा ml की पावर 3 e की पावर -4 a की पावर -2, जहां Fe का विमीय सूत्र है ml की पावर -2 होता है। R स्क्वायर का विमीय सूत्र L की पावर 2 होगा और Q1 Q2 का विमीय सूत्र है a की पावर 2 t की पावर 2 होगा। क्लियर है? चलिए अगली हेडिंग है एप्सिलॉन 0 का मान व
मात्रक एप्सिलॉन 0 का मान व बीमीय सूत्र डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है और k का मान 9 गुणे 10/9 होता है। तो इस प्रकार k का मान रखने पर 9 गुणे 10/9 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां से यदि एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा, देखिए ये चला जाएगा यहाँ पर और ये चला आएगा यहाँ पर, तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ पाई का मान रख के आप लोग सरल करेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻⁻12 मात्रक। अब यदि एप्सिलॉन 0 की मात्रक की बात करें तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक बराबर हो जाएगा 1/k का मात्रक। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन 0 और k एक दूसरे के व्युत हैं, अर्थात जो एप्सिलॉन 0 का मात्रक होगा वह k के मात्रक का व्युत्क्रम होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 का मात्रक बराबर कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का मात्रक हमें ज्ञात हो गया है, तो हम एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो आगे हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र बराबर हो जाएगा 1/k का बीमीय सूत्र। तो आप लोग जानते हैं k का बीमीय सूत्र कितना है, mL3 e⁻⁻4 a⁻⁻2। तो एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, m⁻1 है। तो जब व्युत्क्रम की बात करेंगे तो जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र बराबर m⁻1 L⁻3 t⁴ इंटू a⁻2 होगा। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे एक कूलॉम की परिभाषा। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा F बराबर Q1 Q2 अपॉन R² होता है। क्लियर है? यदि Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू 1 हो, R बराबर 1 मीटर रखें तो F बराबर हो जाएगा K इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। K का मान 9 × 10⁻9 होता है
तो इस प्रकार हमें F बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम 1 कूलम की परिभाषा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक आवेश था Q1, यहाँ पर एक अन्य आवेश था Q2, इनके बीच की दूरी हमने 1 मीटर माना। इस Q1 का मान 1 कूलम है, Q2 का मान भी 1 कूलम है। तो 1 कूलम की परिभाषा देखिए, 1 कूलम वह आवेश है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए दो आवेशों के बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगाता है। फिर से समझिए, 1 कूलम वह आवेश है जो दो आवेशों से, जो दोनों आवेशों, जो एक आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए दूसरे आवेश पर 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगाता है। क्लियर है? अगली हेडिंग है परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं, यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर निर्वात में स्थित हों तो वैद्युत बल F ए दिखा रहे हैं, F और एयर होता है, F ए बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R²। जबकि यदि दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर किसी माध्यम में स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल Fm बराबर 1/4πε0 कैपिटल K इंटू Q1 Q2 R² होता है। इसको आगे अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Fm बराबर 1/4π, इन दोनों का मान एप्सिलॉन के बराबर होगा इंटू Q1 Q2 R²। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के का मान एप्सिलॉन के बराबर है। यदि इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 माना जाए तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर हम यहाँ पे देख लेते हैं, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से Fa अपान Fm बराबर हो जाएगा। देखिए, जब इसका इसमें भाग देंगे तो 1/4π कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 Q2 R², Q1 Q2 R² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 1/ε0 अपान 1/ε। क्लियर है?
फिर से देखिए, एफ ए में एफ एम का भाग दे दिया, 1/4 पाई दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर दोनों में है, तो किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/ε0 अपान 1/ε। इसको आगे सॉल्व करेंगे आप लोग तो मिलेगा एफ ए अपान एफ एम बराबर एप्सिलॉन अपान ε0, इस पूरे के बराबर हो जाएगा के, जहां पर के परावैद्युतांक है। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ε0 अपान ε0 बराबर के या एप्सिलॉन आर, जहां पर के माध्यम का परावैद्युतांक या एप्सिलॉन आर आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। क्लियर है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हेडिंग है कूलाम, यहाँ लिख देते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। दिए गए चित्र में हमने माना दो आवेश Q1 और Q2 के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 हैं। क्लियर है? तो R21 बराबर हो जाएगा, देखिए R21 निकाल रहे हैं, R21 बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2। क्लियर है? इसी प्रकार R12 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। स्थिति सदिश कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। क्लियर है? तो कूलाम के नियम से पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F12 क्या होगा? कूलाम के नियमानुसार पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल अर्थात Q1 के कारण Q2 पर उत्पन्न वैद्युत बल F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2। देखिए 1 के कारण 2 पर लग रहा है तो हो जाएगा AB का स्क्वायर। क्लियर है? 1 के कारण 2 पर लग रहा है अर्थात A से B की दिशा में लग रहा है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। आगे इसे लिखेंगे वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2
अपान वेक्टर R12 इंटू R12 कैप। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर उत्पन्न वैद्युत बल वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान उनके बीच की दूरी। तो ध्यान दीजिएगा 2 के कारण 1 पर वैद्युत बल लगाया जा रहा है, तो इसकी दिशा B से A की ओर होगी, तो ये हो जाएगा BA का स्क्वायर। आगे अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे F वेक्टर F12 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान वेक्टर R21 इंटू R21 कैप। अगर यहाँ से R21 को हम R12 के रूप में चेंज करना चाहेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विपरीत वेक्टर में दोनों के मान बराबर होते हैं परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परंतु वेक्टर R21 बराबर माइनस वेक्टर R12। क्लियर है? तो अगर इस इक्वेशन को 1 माने और इस इक्वेशन को सेकंड माने, तो यहाँ पे अगर इसको आगे बढ़ाएं तो F12 वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान माइनस ऑफ वेक्टर R12 इंटू R12 कैप। क्लियर है? अब ध्यान ये दीजिएगा, अगर इसे समीकरण 2 मान लें और इसे समीकरण 1, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर आप देखेंगे कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 इंटू R12 कैप दोनों जगह है, केवल यहाँ पर माइनस का परिवर्तन है। तो इस माइनस के साइन को हटाने के लिए हम कह सकते हैं संबंध 1 और संबंध 2, इसको 60 में लिखेंगे। समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा वेक्टर F21 अपान वेक्टर F12 बराबर, देखिए इस संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे तो 1 आएगा, चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, तो हमें बराबर मिल जाएगा -1। ये अपान में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको आगे लिख सकते हैं वेक्टर F21 बराबर माइनस वेक्टर F12। इस प्रकार हम कह सकते हैं कूलॉम का नियम न्यूटन की तीसरे नियम का पालन करता है, अर्थात पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगाया गया वैद्युत बल दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल की बराबर और विपरीत होता है। क्लियर है? कूलॉम का नियम न्यूटन की तीसरे नियम का पालन करता है, जिनके अनुसार पहली वस्तु के द्वारा दूसरे पर लगाया गया वैद्युत बल और दूसरी वस्तु के कारण
पहली वस्तु पर लगाया गया विद्युत बल बराबर और विपरीत होगा।